Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very very warm welcome to JIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार, जहां आज मॉड्यूल बी फिनिश करेंगे। यूनिट 12 है जो कि डिसीजन मेकिंग, थोड़ा सा डिटेल्ड यूनिट है। यहाँ से आप न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बार मैं क्विकली टेक्निकली चेक कर लेती हूँ। एवरीथिंग सीम्स फाइन एट माई एंड। वेरी वेल, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, फिनेंशियल डिसीजंस बियॉन्ड कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के बारे में हमने लास्ट 2 सेशंस में बातचीत करी है कि जो पैसे हम फिक्स असेट्स में लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लगते हैं उन्हें हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं और उससे रिलेटेड आप डिसीजंस लेते हैं। जो फिनेंशियल डिसीजंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैपिटल बजटिंग तक बट सीमित नहीं है। दे आर नॉट लिमिटेड टू कैपिटल बजटिंग, बट बहुत सारे और स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल एरियाज में लगते हैं, जैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में, या अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो उसे सिलेक्शन करने में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में, हमें कोई सामान खरीदना चाहिए या इन हाउस बनाना चाहिए, और यहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लेकर भी आई हूँ आपसे आपके लिए आज के सेशन में यहाँ से क्वेश्चंस कि हमें एक स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो जो डिसीजंस हैं इनमें कुछ डेटा एनालिसिस का मिक्स चाहिए होता है, कुछ एस्टिमेट्स का मिक्स चाहिए होता है। मैनेजमेंट प्रेफरेंसेस को भी तवज्जो देना पड़ता है, और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, ताकि फिनेंशियल डिसीजन खाली प्रॉफिट ड्रिवन ना हो। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि आप एक इंस्टॉल कर रहे हो पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट फॉर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, तो यहाँ पे खाली आप प्रॉफिट को मद्देनजर नहीं रख सकते जब आप डिसीजन ले रहे हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीवीपी। काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन जो मैकमिलन में दिया हुआ है वो आपके लिए लेकर मैं आई हूँ। तो समझते हैं क्या है सीवीपी या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। सीवीपी एनालिसिस फोकस किस पे करता है? रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। जैसे कि नाम बोल रहा है, यहाँ पे कॉस्ट भी है, वॉल्यूम भी है, प्रॉफिट भी है, ताकि एनालाइज किया जा सके प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारी किताब में कंटेंट दिया हुआ है, तो कुछ इंसाइट्स हैं, कुछ बातचीत है जो मैं आपको समझाना चाहूंगी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन डूइंग दैट न्यूमेरिकल एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, बट नंबर बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट डायनेमिक्स के बारे में बात करती हूँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट के साथ साथ विद हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम कम होती चली जाती है। मतलब जैसे आपने एक जगह ली, बैंकेट हॉल लिया लेट्स से, या फिर भंडारा हो रहा है लेट्स से, ठीक है, कोई लंगर हो रहा है किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में। ओके, अब जो एरिया की कॉस्ट है जहां पर लोग बैठेंगे, ठीक है, वो तो फिक्स्ड ही है ना, वो तो फिक्स्ड ही है, चाहे 50 लोग खाना खाएं चाहे 500 लोग खाना खाएं, क्योंकि बैचेस में खाते हैं यहाँ पर लोग खाना। या फिर अगर आप सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, आप ही मोबाइल बनाते हैं, ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट जहां बन रही है, जैसे आपकी सैलरीज हैं, या प्रीमाइसेस का कॉस्टिंग है, फैक्ट्री का कॉस्टिंग है, मशीनरी की कॉस्टिंग है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉस्टिंग कम होती चली जाती है, और जैसे ही कॉस्टिंग कम होती है ऑफकोर्स आप प्रॉफिट बढ़ा लेते हो। और यही सीवीपी के बारे में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट बात करता है। वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करती है, बट देखो हमने ये तो बोला फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है, बट जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा उसको बनाने का खर्चा भी तो होगा। वो प्रोडक्ट मिक्स पे डिपेंड करेगा, क्या प्रोसेसेस है उस पर डिपेंड करेगा। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कम बनाओगे कम खर्चा आएगा। रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा अगर ज्यादा बनाओगे, कम चाहिए होगा तो कम बनाओगे। तो हमारे पास एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम होती है जब आप ज्यादा बनाते हो।
Yes, economies of scale often reduces cost but may require incremental investment. इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि जब आप बड़े लार्ज स्केल पे बना रहे होते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मशीनरी भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जगह भी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम करना। ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइसिंग। Higher production volume can increase absolute profit but may entail higher marketing cost। ये तो मान लिया हमने, ये हमने इसमें कोई दो राय नहीं है कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट बढ़ जाता है जब आप ज्यादा सामान बनाते हो, जब आपका प्रोडक्शन जो है हायर वॉल्यूम पे हो रहा होता है तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज अ पॉजिटिव दैट्स हैपनिंग। बट इस बात को भी आप नकारा नहीं कर सकते कि अगर ज्यादा बना रहे हो तो आपको मार्केटिंग कॉस्ट भी तो लगेगी उसको बेचने के लिए। और जो प्राइस है, मतलब अगर आप 10 रुपए का सामान बना के 12 रुपए में बेच रहे हो या 10 रुपए का सामान बना के 15 रुपए में बेच रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी जो प्राइसिंग है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी तो इम्पैक्ट करेगा ना। और कहीं ना कहीं आपका ब्रेक इवन भी डिटरमाइन करेगा। ब्रेक इवन मतलब जो आपका खर्चा हुआ है और जो आपका रेवेन्यू है। जैसे मान लेते हैं आपने एक अंडे की रेडी लगाई, ठीक है, तो आपको कॉस्टिंग लगी लेट्स से 10,000 रुपीज। तो जब तक आप ये 10,000 रुपये निकाल नहीं लोगे उसके ऊपर ही तो प्रॉफिट है ना। जब जब हमारे पास ये 10,000 रुपये कॉस्ट के साथ साथ आने भी लगेंगे तो यही तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। दिस इज व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। यस, और यही फाइनेंशियल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा बिजनेस की, क्योंकि एक बार आप ब्रेक इवन पूछोगे तभी तो प्रॉफिट होना शुरू होगा। बियॉन्ड विच इज प्रॉफिट, राइट। 10,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये निकाले तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ। बिजनेस तो ग्रो तब होगा ना, प्रॉफिट में तब आएगा ना। अभी तो सर्वाइवल ही चल रहा है। अगर हम ब्रेक इवन तक पहुंचे, ब्रेक इवन के ऊपर जाओगे तभी तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा। कितने दिनों तक उतने पे काम करोगे जितना जेब से लगाया है। यस, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पे अफेक्ट करते हैं और आपके डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च, जब आप नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसमें हाई कॉस्ट लगती है इनिशियली, ठीक है। एंड लो वॉल्यूम्स डिले ब्रेक इवन, जब नया प्रोडक्ट लेके आते हो तो ब्रेक इवन में समय लगता है भाई। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वहाँ ब्रेक इवन भी हो रहा होगा और आप हो सकता है प्रॉफिट में भी होगा। नए प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचने के लिए पैसे ज्यादा लग जाते हैं इनिशियली और डिले हो जाता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मतलब जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, नमक हो गया, तो ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। ये रोज चाहिए होते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लोग ले रहे होते हैं। इसका मार्केट जो है वो काफी बड़ा है। क्योंकि बड़ा है इसलिए यहाँ पर पैसे प्रोडक्शन में ज्यादा लगते हैं। ब्रांडिंग अफेक्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर पेबैक पीरियड्स आल्सो। जब पैसे बहुत लग रखे होंगे तो उन्हें बाहर निकालने में लगेगा ना। अब 1 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और 5 साल में मतलब लेट्स से लगे हुए हैं और कितने समय में आने वाले हैं, दैट्स योर पे बैक पीरियड, राइट। हर साल कितने आ रहे हैं, हर साल लेट्स से 5 लाख रुपीज आ रहे हैं तो 10 लाख रुपए में 2 ही साल में पैसे आ जाएंगे। और इसमें 1 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें इट इज गोइंग टू टेक टाइम। अगर 5 लाख रुपए एक सालाना आ रहे हैं या 2 लाख रुपए सालाना आ रहे हैं, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। यस, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो हाई मार्जिन बट हाई मार्जिन मतलब कि 100 रुपए का सामान है और आप 150 में बेच रहे हो, 50 रुपए मतलब 50% मार्जिन है आपका। ऐसे प्रोडक्ट्स में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट काफी लगती है और ब्रांडिंग एक्सपेंसेस भी काफी होते हैं। तो ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जब आप वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हो तो कॉस्ट और प्रॉफिट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने बिजनेस के डिसीजंस लेंगे, राइट। अब बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स। क्या आपस में एक दूसरे पे चीजें डिपेंड करती है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, प्राइसिंग, मार्केट की कंडीशंस, ये सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। And any change in one factor necessitates adjustment in others। मान लेते हैं प्राइसिंग चेंज हो रही है, हो सकता है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से या दोनों की वजह से इम्पैक्ट हो रही हो। तो इंटरडिपेंडेंस है, करेक्ट। कुछ फैक्टर्स होते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में जो आपके कंट्रोल से ही बाहर दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स।
अनफोर्सीन एक्सटर्नल इवेंट, जैसे कि कोई पैंडेमिक है, कोविड आ गया था, कोई वॉर, जैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 की बातचीत हो रही है ना। रेगुलेटरी चेंजेस, कुछ लॉ में चेंजेस आ गया, कोई ट्रेड ट्रीटीज हो गई हैं या कोटाज आ गए हैं, पर्टिकुलरली किसी लेट्स से गवर्नमेंट का ही कोटा आ गया कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा ही नहीं सकते, लेट्स से फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं, तो उससे भी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता। अब आप ये सीवीपी एनालिसिस है लगाते कैसे, हाउ डू यू अप्लाई इट। हमें ये तो समझ आएगा कि सीवीपी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जैसे कैसे हेल्प करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है वो, जैसे कि हाउ विल प्रॉफिटेबिलिटी चेंज विद रिड्यूस प्राइस बट इंक्रीज्ड वॉल्यूम। पर यूनिट कॉस्ट कम हो रहा है, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, अगर हम ज्यादा बना रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। What additional sales volume is needed to cover increased fixed cost। जैसे मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट कैंपेन करने वाले हैं, तो कितना खर्चा होगा इस फिक्स के, अगर ये खर्चा हो रहा है इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट, कितना और सेल्स करनी पड़ेगी इस खर्चे तक को निपटाने के लिए, अपनी जेब से ना जाए, ताकि व्हाट इज द बेस्ट कंपनसेशन स्ट्रक्चर फॉर सेल्स स्टाफ। फिक्स सैलरी देनी चाहिए या अ, थोड़ा फिक्स और बाकी वेरिएबल कर देना चाहिए, या फिर ज्यादा वेरिएबल कर देंगे तो गलत इम्पैक्ट ना हो जाए, ज्यादा ही ज्यादा हमारी जेब से जाए, दैट ऑल्सो नॉट शुड हैपन ना फॉर बिजनेस। और कैसे सेल्स प्राइसेस कॉस्ट अगर फ्लक्चुएट होते हैं तो उसके फिनेंशियल नेक्स्ट कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, पैसों पे क्या इसका इम्पैक्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी आप रेफर कर रहे हैं लास्ट पॉइंट में। क्या यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बन सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर रही हूँ, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अकॉर्डिंगली रेडी रहे। ओके, तो एक इलस्ट्रेशन हमारी किताब में दी हुई है मैकमिलन में, आइए पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। एक कंपनी है, साइकिल बनाती है, अडल्ट्स के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो चिल्ड्रन के लिए साइकिल बनती है उसके बारे में। अगर मैं ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस और एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस के बारे में बात करती हूँ, ट्रेडिशनल और एबीसी बोलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मंथली डिमांड और प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस है 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, सॉरी 8,000 पर यूनिट, 8,000 पर यूनिट सेल्स प्राइस। ओके, वेरिएबल कॉस्ट है 7,500 पर यूनिट, और यहाँ पे भी 7,500 पर यूनिट। पर फिक्स्ड कॉस्ट जो आइडेंटिफाई करी गई है वो यहाँ पर तो 10,000 है ट्रेडिशनल सीवीपी में, और एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी में ये 8,000 है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर मैं ट्रेडिशनल सीवीपी के बारे में बात करती हूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट डिफाइन कैसे कर रखी है, एज कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग परचेज्ड। मतलब जिस प्रपोर्शन में आप सामान खरीद रहे हैं उस प्रपोर्शन में आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 10 प्रोडक्ट खरीद रहे थे पहले, 10 खर्चा हो रहा था, 10 प्रोडक्ट्स बन रहे थे लेट्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट 5 थी, और अगर अब 20 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। ऐसा नहीं हो रहा था। ओके, आफ्टर कंडक्टिंग एन एनालिसिस यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये रहा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, it was determined that the fixed costs that do not change based on factors such as volume or other cost drivers are 8 lakh per month. How this into this? तो अगर मैं फाइंडिंग्स बताती हूँ इस एनालिसिस की, अब माइलिंग मशीन इज यूटिलाइज्ड, क्वेश्चन में दे रखा है, डेटा है क्वेश्चन में, मैं नहीं बता रही हूँ। अ माइलिंग मशीन इज यूटिलाइज्ड टू कट मेटल इनटू steer support, sorry. The production of these steer support occurs in batches of 25 units, एक बारी में 25 यूनिट्स बनती हैं। After completing a batch intended for children's cycle, the following batch would be intended for adult cycle। मतलब एक बैच चिल्ड्रन साइकिल का, एक बैच adult साइकिल का। As a result, there would be change in the setup following the completion of each batch। each batch मतलब हर 25 साइकिल बनने के बाद आपको adult साइकिल का बैच लगाना है।
मान लेते हैं 10,000 चाइल्ड बाईसाइकिल बन रही है, बनने की डिमांड आई हुई है। द नीडेड नंबर ऑफ सेटअप्स इज इक्वल टू 10,000 चीयर सपोर्ट डिवाइडेड बाय 25 बैचेस। एक बारी में 25 बनने हैं तो 10,000 बननी है। कितने बैच चाहिए होंगे मार्को? हमें चाहिए 400 बैच, 400 बैचेस चाहिए। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन टोटल 400 सेटअप्स। ईच सेटअप कॉस्ट इज 500। और ये बात हमें समझनी है कि हर चिल्ड्रन बैच के बाद अडल्ट बैच बन रहा है, which includes charges for items such as changing the oil, purchasing jigs, among other things। कुछ और खर्चे भी हो रहे हैं। पास्ट में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कंबाइन किया है ना, दिस कॉस्ट विद द फिक्स्ड कॉस्ट विल टुगेदर यू आर रिक्वायर्ड टू क्या करना है हमको? आपको डिटरमाइन करना है ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट पर मंथ, दोनों ट्रेडिशनल भी और एबीसी मेथड से भी। ठीक है, एज अ मैनेजर ऑफ द प्लांट इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम्स द मशीन नीड्स टू बी सेट अप दैट इट कैन ऑपरेट टू फुल कैपेसिटी। Imagine for a moment the milling machine has the capability of producing different types of cycles such as adult cycles, sports cycle, as and so on and any times। मतलब हर बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, as a result you suggest that the batch size of children's chair support should increase to 50 individual units in single batch। पहले 25 यूनिट बनाए थे, 50 यूनिट बनाए। करंट सेटअप 400 था। अगर हम 10,000 को 25 से डिवाइड कर रहे थे, अब हम 10,000 को अगर 50 से डिवाइड करते हैं तो हम 200 बारी बनाएंगे, 200 बैचेज में कंप्लीट कर लेंगे। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। The fabrication of the larger batches will necessitate the leasing of more inventory storage space, which will result in additional expense of 50,000 per month for business। मतलब इससे फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, बट हर बैच से जो सामान बना रहे हो 25 की जगह 50 हो जाएगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ब्रेक इवन पॉइंट पे, ये बताना है आपको, और प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ पे एवरी मंथ। Okay. When should the cost of labor be included in overall estimate of how much a setup will cost? ये आपसे पूछ रहा है। And how shall the number of setups of milling machine and the cost of each setup affect the machine's overall flexibility? ये 4 पॉइंटर्स है, हमसे क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल ट्रेडिशनल और एबीसी से ब्रेक इवन और प्रॉफिट निकालते हैं। अब ये डेटा मैं नहीं बता रही हूँ, ये डेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो चालू करते हैं। सेलिंग प्राइस है 8,000 रुपीज, देखो 8,000। वेरिएबल कॉस्ट है 7,500। फिक्स कॉस्ट एक जगह 10,000 है, एक जगह 8,000 है। सॉरी, एक जगह 10 लाख है, एक जगह 8 लाख है। ओके, मल्टीप्लाई नहीं करा हुआ, ये डेटा है दिया हुआ। ये यहाँ पे मैंने करेक्शन कर लिया, अगर आप लोगों ने पहले नोटिस कर लिया था तो मैंने अब बता दिया है। ओके, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, ये हमारे को पता है। दिस इज हाउ व्हाट वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई टेंशन आई होप नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं ट्रेडिशनल वाले के बारे में बात कर रही हूँ तो 10 लाख है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है BEP equals to fixed cost divided by contribution। तो अगर मैं ट्रेडिशनल के बारे में बात करती हूँ, CVP के बारे में बात करती हूँ, तो हम बात कर रहे हैं 10 लाख divided by 500 which is equal to 2,000। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 2,000 यूनिट्स पर हर महीने 2,000 यूनिट बनानी पड़ेगी ताकि जितना आपका खर्चा हो उतना बाहर निकले। मंथली डिमांड कितनी है? 10,000 यूनिट्स की, ये है ना, 10,000 यूनिट्स हमारे को हर महीने डिमांड हो रखी है। 10,000 यूनिट्स डिमांडेड है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पर यूनिट तो 10,000 into 500 इक्वल्स टू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट।
प्रॉफिट कितना का होएगा, मंथली कितनी डिमांड आ रही है उसे आप कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिक्स्ड कॉस्ट के साथ माइनस कर देंगे। आपका कितना है, व्हाट्स द कैलकुलेशन, 10,000 into 500 equals to 50 lakh, 50 lakh minus 10 lakh equals to 40 lakh, 40 lakh is your profit per month। यहाँ तक आई होप देर इज नो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल बात बोलिए, यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, कोई चेंजेस नहीं करे हैं। आई होप ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस अब क्या बोल रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंटर ये बोल रहा था कि पहले हम 25 का बैच बना रहे थे, अब हम 50 का बैच बना रहे हैं। 25 के बैच में हमें 400 बारी बनाना पड़ रहा था, 25 साइकिल्स पर बैच के में 400 बैचेस करने पड़ रहे थे, और जब हम 50 साइकिल पर बैच बनाए तो हमें 200 बैचेस में हमारा काम हो जाएगा। यस ब्रेक इवन पॉइंट और पर प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ अंडर ABC CVP मेथड, ये तो ट्रेडिशनल मेथड था ये। अब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले मेथड से चलते हैं, तो हमें समझ में आया था 400 पर मंथ बनाने पड़ेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर हमें सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे को 80 लाख दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन से ब्रेक इवन निकालते हो आप, ठीक है। बट यहाँ पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी बेस्ड, तो एक्टिविटी बेस्ड में आप कितनी बारी सेटअप करना पड़ेगा, कितने बैचेस में बनाना पड़ेगा, हाउ मेनी बैचेस इनटू कॉस्ट पर सेटअप दे रखा ना, कॉस्ट पर सेटअप 500 रुपए क्वेश्चन बता रखा था, ये ईच सेटअप इज 500, तो उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा जब मैं ABC मेथड के बारे में बात कर रही हूँ। ओके व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ABC मेथड, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ प्लस नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू कॉस्ट पर सेटअप डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ तो 500 है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे 8 लाख प्लस 400 इंटू 500 करना पड़ेगा, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 2000 यूनिट्स आ रहा, पीछे भी 2000 यूनिट्स ही था। यस चलिए अब मंथली यूनिट कितनी है, 10,000 यूनिट बनानी है। अगेन सिंपल कहानी, 10,000 मंथली डिमांड है, 10,000 यूनिट्स की, कंट्रीब्यूशन है 500 का, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 8 लाख रुपए, और सेटअप कॉस्ट पर मंथ है, सेटअप कॉस्ट पर मंथ कितना दे रखा है, 500 इंटू 400, तो ये 2 लाख हो गया ना, 500 into 400, this is how you calculated ये वाला। यस तो ये वापस आपका प्रॉफिट पर मंथ है कम्स टू 40 लाख। बस यहाँ पे छोटा सा चेंज है जो आपको मद्देनजर रखना है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बीईपी यूनिट्स आर चेंजिंग। आप देख रहे हो बीईपी यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, अर्निंग जो है वो आइडेंटिकल है, अर्निंग जो है आइडेंटिकल है ABC में भी और ट्रेडिशनल में भी। ओके तो यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट के पास एडिशनल डेटा आ जाएगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई और डिसीजंस लेने हैं तो वो ले सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था कि हम 25 की जगह 50 का बैच बना रहे हैं एक साइकिल में, ठीक है, और हर साइकिल के 500 रुपए हैं। ओके तो हम क्या करेंगे, 25 से 50 यूनिट का साइज बैच साइज बढ़ गया, 800 750 सॉरी 8,000 7,500 माइनस किया तो ये आपका कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट आपको अगर मैं ABC के हिसाब से बताती हूँ, ओके एडिशनल कॉस्ट पर मंथ फॉर इन्वेंट्री स्टोरेज इक्वल्स टू 50,000। वाई ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, दिस इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन। ये अगर हम बैच साइज बढ़ा रहे हैं तो हमारे को इन्वेंट्री स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमारे को जगह ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से 50,000 रुपये खर्चा हमारा बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है। तो 50,000 अगर हमारा प्राइस बढ़ गया तो 8 लाख ऑलरेडी था, एक्टिविटी बेस के हिसाब से 8 लाख ऑलरेडी था, इसमें से ऐड करेंगे तो हमारे पास 8,50,000 का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। बस अब उसका इम्पैक्ट डाल देंगे, 8,50,000 इंटू 200 कैसे आया, क्योंकि हमने 50 का बैच बना रहे हैं,
50 का बैच बना रहे हैं बिकॉज ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना, 400 से 200 हो जाएगा। अगर हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं 50 के हिसाब से, तो 200 साइकिल्स एक बैच में बन रही है। यस, 500 रुपये पर सेटअप कॉस्ट है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 1900 यूनिट हमें चाहिए ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए। पीछे 2000 यूनिट चाहिए थे, अब हमारे को 1900 यूनिट चाहिए। मंथली डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मंथली डिमांड इनटू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट। बस जैसे पीछे किया था वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे 50,000 रुपए का जो एडिशनल डिफरेंस आया है उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ तक किसी का कोई भी शक, कोई भी सवाल है तो वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे वापस जाके देखेंगे, या नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उन नोट्स को रेफर करेंगे एंड ओनली देन मूव फॉरवर्ड। क्योंकि बीईपी यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया बीपी, तो आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। यस, हमारे की एनालिसिस क्या रहे कि अगर हम मंथली रिड्यूस कर देते हैं सेटअप 400 से 200, तो हमारे पास ज्यादा टाइम होगा सामान बनाने का, ओवरऑल मशीन को यूटिलाइज करने का। सेटअप फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि आपको 400 की जगह 200 ही बारी सेटअप करना पड़ रहा है। सेटअप कॉस्ट पर हर बारी 500 रुपये कम लगेंगे। ठीक है, डिस्पाइट इंक्रीज इन स्टोरेज कॉस्ट, लार्जर बैच साइज, प्रॉफिटेबिलिटी जो है 50,000 रुपये पर मंथ बढ़ गई है। क्यों? पहले आप 4 लाख 40 लाख कमा रहे थे, अब आप 40,50,000 कमा। यस, ठीक है। फिर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, पहले आपको 2000 यूनिट्स बनाने पड़ रहे थे, अब 1900 ही यूनिट्स बनाने से काम हो जा रहा है। देख रहे हो? अगर हम बैच साइज बढ़ा दे रहे हैं तो ओके। अब ट्रीटमेंट लेबर कॉस्ट का कैसे होता है सेटअप एक्सपेंसेस में? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में थर्ड पॉइंटर क्या था? लेबर को कैसे आप, हाउ शुड द कॉस्ट ऑफ लेबर बी इंक्लूडेड, ये भी क्वेश्चन था ना। तो कैसे करोगे इसे इंक्लूड? हाउ विल यू इंक्लूड इट? टेम्परेरी लेबर या आउटसोर्स लेबर तो फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं है आपका, ये तो वेरी करेगी। जैसे जैसे अगर आप ज्यादा लोग चाहिए तो आप ज्यादा पैसे दोगे, कम लोग चाहिए तो कम पैसे दोगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये तो इंक्लूजन क्राइटेरिया, बट यहाँ पे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? जो परमानेंट लेबर है, सैलरीज अदरवाइज इन आइडल ड्यूरिंग सेटअप्स कंसिडर्ड एज सम कॉस्ट, मतलब चाहे कुछ करो या ना करो, ये पैसे तो आपकी जेब से चले जाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे। चाहे आप 0 रुपए कमाओ या 5,000 या 5 करोड़ या 500 करोड़ या इतना खर्चा हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये सैलरीज तो आपको देनी ही पड़ेगी, excluding from setup cost, since expenses are unavoidable और ये चेंज नहीं होंगी, फिक्स्ड है ये। ओके, देन देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब परमानेंट लेबर फुल्ली एंगेज होती है प्रोडक्शन में, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कंसिडर कर सकते हो। इट मस्ट बी कंसिडर्ड इफ यूज फॉर सेटअप ऑपरेशंस एज इट्स इम्पैक्ट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब अगर हम ये पैसे यहाँ ना डाल के कहीं और डालते हैं, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप अपने 1 लाख रुपए महीना बैंक से कमा रहे हो, उसे त्याग के आप अपना बिजनेस चालू करते हो, तो 1 लाख इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस, तो इसी तरीके से जो परमानेंट लेबर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर यहाँ ना लगाते कहीं और लगाते तो कितना पैसा आप, दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। A fourth point is setup efficiency and production flexibility, improved utilization. When you reduce setup time, मतलब 400 बारी की जगह आप 200 बारी सेटअप करना पड़ रहा है, मशीन की यूटिलाइजेशन बेटर हो पाएगी, प्रोडक्शन बैचेस बेटर अलाइन हो पाएंगे। जैसे आप चिल्ड्रन और अडल्ट साइकिल बार बार चेंज करनी थी, 25 साइकिल के बाद 50 साइकिल याद करनी पड़ रही है। लोअर सेटअप से आपका प्रोडक्शन बैचेस बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिवनेस बेटर होगी, प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है क्योंकि अडल्ट और चिल्ड्रन की, करेक्ट। मोटा मोटा बोले तो व्हेन यू ऑप्टिमाइज बैच साइजेस एंड रिड्यूसेस सेटअप फ्रीक्वेंसी, इट yield significant operational and financial benefits, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी कम हो गया था। पहले 2000 यूनिट बनाने पड़ते थे, 1900 यूनिट में काम हो रहा था, और पहले जो प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ थी वो थी 40 लाख, अब चाहे 40 लाख 50 लाख, 50,000 ही बड़ी बड़ी तो
यस, मशीन की कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन बढ़ गई, कॉस्ट सेविंग हो गई क्योंकि ब्रेक इवन जल्दी हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस हो रही है टू अडेप्ट प्रोडक्शन टू वेरिंग प्रोडक्ट डिमांड्स बी इट अडल्ट और चिल्ड्रन साइकिल। दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन. Okay, now let's go to the next concept, that is decision making using relevant cost concepts. What is relevant? Relevant are future cost जो चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन अ डिसीजन एंड आर डायरेक्टली इंपैक्टिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. रेलेवेंट है मतलब इस पॉइंट को आप इंक्लूड करोगे व्हेन यू टेक अ डिसीजन. जैसे कि मान लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल कॉस्ट फॉर चूजिंग बिटवीन टू कार्स फॉर अ जर्नी, कि अगर आप डीजल गाड़ी लोगे तो सस्ता पड़ेगा, पेट्रोल गाड़ी लोगे तो महंगा पड़ेगा. रेलेवेंट है ना डिसीजन मेकिंग में कि मैं पेट्रोल की गाड़ी लूं या फिर डीजल की गाड़ी लूं, कि दूर जाना है कि पास जाना है. that is a relevant cost to you when you make a decision. बट ऐसी एक इरेलीवेंट कॉस्ट है, चाहे आप डीजल की गाड़ी से जाओ चाहे पेट्रोल की गाड़ी से जाओ, आपको रोड टैक्स तो देना पड़ेगा, इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, रिगार्डलेस कौन सी भी गाड़ी चूज करो आप. ठीक है, तो दीज आर दोज कॉस्ट दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डिसीजन. मतलब जो कॉस्ट आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी वो रेलेवेंट कॉस्ट है, जो कॉस्ट आपके डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करेगी वो इरेलीवेंट कॉस्ट है. एक बेस्ट एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं. अगर आपको एग्जांपल्स चमक गए हैं तो ये कंसेप्ट भी आपको चमक गया है. कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लें आप सही आंसर दे देंगे. बस हमको एक नॉर्मल प्रूडेंस, नॉर्मल सेंस, जनरल सेंस यूज करनी है आंसर्स देते हैं. ओके, अब कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट दो है हमारे पास, एक है अवॉइडेबल, एक है अनअवॉइडेबल. जो कॉस्ट आप अवॉइड कर सकते हो, कॉस्ट इनकर्ड ओनली इफ अ स्पेसिफिक डिसीजन इज मेड, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है. अनअवॉइडेबल कॉस्ट परसिस्ट करती है चाहे कोई भी डिसीजन ले लो आप. जैसे परमानेंट सैलरीज, चाहे वो खाली बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं आईटी पे, ठीक है, फिक्स ओवरहेड होने ही होने हैं, अनअवॉइडेबल. ऐसे आपने कोविड हमने रिसेंट टाइम में एक्सपीरियंस किया, तो हम पूरा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुछ करो या ना करो ये पैसे तो लगेंगे. यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, जो पोटेंशियल बेनिफिट जो आपने त्यागा है क्योंकि आपने कुछ और चूज किया है ओवर एन ऑल्टरनेटिव. आपने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया, तो जो जॉब से पैसे कमाते सकते थे, दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसका रेलेवेंस क्या है? इट ओनली अराइजेस इन सिनेरियोज इन्वॉल्विंग स्कैर्स रिसोर्सेस. For example, a foreign machine operating at 95% capacity would incur opportunity cost if reallocating capacity to new products sacrifices existing production. अगर कुछ नया करने के लिए आपको करंट वाला त्यागना पड़ रहा है, मतलब बिजनेस करने के लिए आपको अपनी सैलरी त्यागनी है, तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी. मान लेते हैं आप बिजनेस भी साथ साथ चला रहे हो अपने बैंक के साथ साथ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं ना, आप तो कमा ही रहे हो जो आप कमा रहे हो. अगर आपका प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है एज अ बिजनेसमैन कुछ और बनाने के लिए, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं त्याग कर ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ओके, एप्लीकेशन क्या है रेलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट का? एडिंग या ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन. लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट हम मान लेते हैं काजू कतली और घेवर तो बना रहे थे, अब हम समोसे ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हैं. या समोसे, कचौड़ी और ढोकला बनाते थे, अब ढोकला हम हटा रहे हैं. तो ये जो नया प्रोडक्ट ला रहे हो या एक प्रोडक्ट त्याग रहे हो, क्या वो रेलेवेंट है आपके कॉस्ट के लिए? बात करते हैं. इंक्रीमेंटल इनकम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट इज अ फैक्टर. लेट्स से आप एक दुकान है, ठीक है, वहां पे आप हलवाई का काम करते हैं और समोसे पकौड़ी आप ऐड करना चाह रहे हो अलॉन्ग विद द मिठाई दैट यू आर मेकिंग. तो जो मिठाई, मान लेते हैं 10 प्रकार की मिठाई आप पहले बना रहे थे, तो हर एक मिठाई पे उस जगह का उस जगह के रेंट का इम्पैक्ट आ रहा था. तो मान लेते हैं 10 आइटम में ही 2 आइटम आप ऐड कर दे रहे हो, तो पर जो जो कॉस्टिंग है, मतलब रेंट की कॉस्टिंग वो 10 की जगह 12 पे डिवाइड हो जाएगी. तो रेलेवेंट डिसीजन है आपके लिए.
क्योंकि यहाँ से जो इनकम आने वाली है समोसे पकौड़ी से वो भी जुड़ जाएगी आपकी प्रोडक्ट आपके पूरे इनकम में। डिसीजन लोगे फिर आप। कॉस्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं आप समोसे का कि मेरे पास इतनी लेबर नहीं है, समोसे नहीं बना, तो उससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे गुडविल खराब हो सकती है, कस्टमर रिटेंशन चैलेंजेस हो सकते हैं कि लोग घेवर के साथ समोसा लेते ही थे शाम की चाय के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर यू। पहले छोटी जगह थी, अब आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो कि आपने डोसे साउथ इंडियन का काउंटर चला दिया है, तो खर्चा है ना। वो डिसीजन सोचोगे, वो खर्चे को आप सोचोगे डिसीजन लेते हुए कि मुझे ये खर्चा करना है या नहीं करना है। यस, मेक और बाय डिसीजन। कंपेयर द कॉस्ट इन हाउस प्रोडक्शन विद आउटसोर्सिंग, मतलब मान लेते हैं मैं जूते बनाती हूँ और डब्बा है, जो जूते का डब्बा है, अगर मैं अपने आप बनाती हूँ तो 50 रुपए लग रहे हैं और मैं बाहर से ले रही हूँ तो 40 रुपए लग रहे हैं। ऑफकोर्स बाहर से ले लूंगी ना, आई विल नॉट मेक, आई विल बाय। ओके, बट एक वाइस वर्सा हो रहा तो आई विल मेक। यहाँ पे आप फैक्टर्स देखोगे, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, लॉन्ग टाइम कॉस्ट बेनिफिट्स, खाली एक बार ही करने देखोगे, लॉन्ग टाइम के लिए देखोगे। यस, प्राइसिंग डिसीजन, मास मार्केट प्रोडक्ट है कि नया प्रोडक्ट है। मास मार्केट प्रोडक्ट है तो प्राइस इलास्टिसिटी होगी, आप नहीं तो कोई और बना रहा होगा। कंपटीशन फियर से साबुन है, आप अचानक से प्राइस बढ़ा दोगे, आप लक्स छोड़ के लोग फियामा डील्स ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ब्रीज ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। पेयर्स ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है ना। न्यू प्रोडक्ट्स है, मान यहाँ अगर कोई नया प्रोडक्ट है और उसकी प्राइसिंग करनी है तो आप मार्केट की कंडीशन, कंपटीशन के प्राइसिंग, कस्टमर का प्रेफरेंस, बियॉन्ड न्यूमेरिकल कॉस्ट, इन बातों को भी ध्यान रखेंगे जब आप प्राइसिंग डिसीजन ले रहे होंगे। खर्चा तो है ही, वो तो ध्यान रखोगे प्राइसिंग करते हैं, बट इसके अलावा भी इन पॉइंटर्स को देखोगे जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ओके, स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस, वे बेनिफिट्स अगेंस्ट रिस्क। बेनिफिट्स मतलब ऐसे इन्वेंट्री रिडक्शन, आपको कम इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है, स्पेशल ऑर्डर आया क्योंकि स्पेशल ऑर्डर आया, हो सकता है आपको डिस्काउंट ज्यादा देने पड़ रहे हो, या आप 2 महीने का क्रेडिट साइकिल अलाउ करते हो, बट अब ये बंदा तो आपसे 3 महीने का मान रहा है, 90 डेज का मान रहा है। और हो सकता है क्योंकि ज्यादा सामान इकट्ठा ले रहा है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप दे नहीं पाए, उसकी नीड नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, डिसरप्शन हो रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का। तो ये बातों को अपने बेनिफिट्स को, प्लस को माइनस के साथ रिस्क करो, कंपेयर करो, प्लस को प्रोबेबल रिस्क के साथ। अभी रिस्क हो ही नहीं, अगेंस्ट रिस्क जो हो सकती है उसके साथ वे करोगे स्पेशल ऑर्डर्स जब डिसीजन ले रहे होगे। डिस्काउंट ऑफर्स फॉर सप्लायर्स इवेल्युएट करोगे, बल्क परचेजेस, बेनिफिट वर्सेस इन्वेंट्री कॉस्ट। सामान बना के रखने का भी तो खर्चा है ना, और अगर आप बेच रहे हो हाई पे तो बंदा कहेगा कि भैया मैं तो ज्यादा सामान ले रहा हूँ, कितना पे डिस्काउंट दोगे, उससे बेनिफिट तो हो रहा है, बट इन्वेंट्री कॉस्ट भी तो बच रही है ना आपकी। आपको कम पैसे मिल रहे हैं बट इन्वेंट्री कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड पोटेंशियल सेविंग्स ऑफसेट बाय रिड्यूस्ड क्रेडिट टर्म्स। अगर आप ऑफर कैश पेमेंट अभी कर रहे हो तो मैं आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट इंस्टेंटली दे रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ओके, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, एनालाइज कॉस्ट, क्वालिटी, बल्क रिक्वायरमेंट एंड रिस्क, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, सप्लाई फेलियर्स। इन पॉइंटर्स को भी ध्यान रखेंगे जब आप डिसीजंस ले रहे होंगे। ओके, रॉ मटेरियल मिक्स डिसीजंस, कॉस्ट सेविंग वर्सेस क्वालिटी कंसर्न्स। सस्ता तो मिल रहा है बट क्वालिटी मैच हो रही है नहीं, और अवेलेबल है वैसे सब्सटीट्यूट्स। सेल्स एंड डील्स, कंसिडर कॉस्ट रिकवर्ड थ्रू क्लियरेंस सेल्स एंड इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। आपने सेल लगा दी क्योंकि पुराना माल निकालना था, ऐसे हर सीजन एंड में सेल लगती है ना, पैंटलून्स पे, वेस्ट साइड पे। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि पड़ा हुआ है सामान रखा हुआ ही है, वो अगले साल फैशन में नहीं होगा, फिर क्या करोगे। आउटसोर्सिंग डिसीजन, assess cost effectiveness, expertise, confidentiality, reliability of external service provider। जैसे बाटा, आपको पता है अपने जूते खुद नहीं बनाता है, बाहर से बनवा के अपना क्वालिटी चेक करके स्टैंपिंग करता है बाटा, तो दैट्स एन आउटसोर्सिंग डिसीजन। या
मोटा मोटा बोले तो जो रेलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट है वो डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि ये फोकस करता है कॉस्ट पे जो कि एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए जरूरी है या उस पे इम्पैक्ट कर रही है. Relevant cost concept simplifies the decision making by focusing on cost that matters for specific scenarios. It helps businesses discard irrelevant data for clarity. जो नहीं जरूरत है उसे हटा दो. वे डायरेक्ट हिडन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कौन सी डायरेक्ट है कौन सी छुपी हुई है और कौन सी अगर हम ये छोड़ते हैं और कुछ और नया लेते हैं तो क्या त्यागने से हमारी कॉस्टिंग क्या हम मिस कर रहे हैं. टेलर डिसीजन, कस्टमाइज डिसीजन ले सकते हो ताकि जैसे जैसे बिजनेस चेंज या बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजन भी मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप रेलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट को ढंग से यूटिलाइज करते हो, नो इट रिक्वायर्स अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एंड इन डेप्थ कॉस्ट एनालिसिस टू मेक इन्फॉर्म्ड strategic decisions as a business enterprise. Am I clear, guys? I hope it is all good, yeah, in your head. चलिए question. Example 1. ABC company plans to launch a self-care portal which will result in reduction of 5 positions within the company's customer support department. तो customer support department में 5 लोग कम चाहिए होंगे. In this case, the cost that is significant and relevant is payment for 5 personal position. जो आप डिसीजन लेने वाले हो कि आपको ये मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, क्योंकि अगर मशीन खरीदते हो तो 5 लोगों को जो 50-50 हजार रुपए या 20-20 हजार रुपए दे रहे थे वो अब नहीं देने पड़ेंगे. ये रेलेवेंट हो जाएगा आपके लिए. जब आप ये डिसीजन ले रहे होंगे तो क्या कॉस्टिंग रेलेवेंट हो जाएगी, जो पैसे आप दे रहे थे 5 लोगों. ठीक है, a business has received order from buyer X for 3 material A, material B, material C. It already has some old inventory of product B and C as specified in the following table. जैसे A की तो कोई इन्वेंट्री हमारे पास थी नहीं, बट यहाँ पर 150 यूनिट थी, यहाँ पे 90 यूनिट रखी हुई थी, 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से. ओके, as now we have to arrive to the relevant cost of each material for making the decision of whether to sell or not. क्योंकि X बंदे से जो ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना भी है या नहीं. ठीक है, टोटल यूनिट चाहिए हमको ए की 50, बी की 200, सी की 100. ठीक है, सेल्स प्राइस है इसका 10 रुपए, इसका 17 रुपए. इन्वेंट्री यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट 14 रुपीज. मतलब जो 150 रुपए वाली यूनिट है वो 150 यूनिट्स जो है 200 में से 150 यूनिट जो है वो 13 रुपए में बेच देगी. बैलेंस 50 यूनिट को हम 17 रुपए में बेचेंगे. ओके, और जो सी यूनिट है वो 23 रुपीज में बेचेंगे. चलिए चालू करते हैं. क्योंकि मटेरियल ए की तो कोई इन्वेंट्री थी नहीं तो सारे ऑल 50 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से आपको खरीदने पड़ेंगे. तो 500 रुपए आपका रेलेवेंट कॉस्ट है ए के लिए. 50 into 10, कोई टेंशन नहीं है. बी के लिए क्या करोगे? If the order of buy is not accepted, X is not accepted, हमने order X का accept नहीं किया, then the units in inventory will be sold at discounted prices. अगर हम पुरानी यूनिट को बेचते हैं तो वो 13 रुपए की बिकेगी. मतलब 150 into 13 equals to 1950, 1950. 1950 as there are not many buyers in the market for this product. A purchase price of rupees 15 per unit has no meaning. 13 रुपए का ही बिकेगा अगर बिकेगा तो. As there are only 150 units in the inventory, we will have to purchase only 50 units at the rate of 17. तो ये हमारा खर्चा जेब से जाने वाला है. ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास बी के लिए जो रेलेवेंट कॉस्टिंग बन रही है वो बन रही है 2800. ओके, ना सी के लिए ये तो इरेलेवेंट हो जाएगा. दिस विल बिकम इरेलेवेंट. व्हाई? बिकॉज ये तो बाजार में बिक ही नहीं रही. जैसे 13 रुपए की बिक रही थी बी, सी तो बिक ही नहीं रहा है. ओके, क्या बोल रहे हैं हम? रुपीज 30 इज नॉट रेलेवेंट सिंस द करंट प्राइस इज 23.
देयरफॉर जो मटेरियल सी के लिए कॉस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 2300 क्योंकि 100 यूनिट्स चाहिए इसकी 100 यूनिट्स चाहिए ना। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पर? यहाँ पे 500 रुपये हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट, यहाँ पर 150 इंटू 13 और 50 इंटू 17 ओके एंड यहाँ पे 23 इंटू 90 दिस इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। वर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये बैंकर्स? इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। यस तो 23 इंटू 90 नहीं सॉरी 23 इंटू 100 100 चाहिए ना, तो ये हुआ 2300, ये हुआ आपका 150 इंटू 13 1950 आया था, ठीक है, और 50 इंटू 17 ये 2800 और ये तो 500 है। यस सो यू हैव 500, you have 2800 and you have 2300. That's your relevant cost. Was it difficult? No. But will you have to understand the concept? Yes. Okay. अब बात करते हैं, हमने पीछे बात करी थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVP, ट्रेडिशनल एक्टिविटी बेस्ड, है ना। यहाँ पर हम ABC जनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट, जो कि हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या हमें आउटसोर्स करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पर। फोकस किस पे करता है? ऑन एक्टिविटीज एज द फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड असाइंस कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन। कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा कॉस्टिंग लगेगी। ट्रेडिशनली कॉस्ट जो है वो एलोकेट करी जाती थी यूजिंग ब्रॉड मेजर, जैसे कि प्रोडक्शन वॉल्यूम। कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन हो जाती थी इससे, बट एक जैसे मान लेते किसी जगह 50 इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी जगह 10 ही इस्तेमाल हो रहे हैं, बट हमने हर जगह एक कॉस्टिंग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ट्रेडिशनली ऐसे होता था, बट यहाँ पर क्योंकि एक्टिविटी यहाँ पर 50 है और यहाँ 10 है, तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एलोकेट करने को बोला जाता है। ABC से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटीज एट ड्राइव, ठीक है। जैसे एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन, ये वेरियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग विद इन द बिजनेस। एलोकेट करता है कॉस्ट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे, जैसे जैसे कंज्यूमर, जिसको ऐसे मान लो कि कुछ फ्रेंड्स गए हैं खाना खाने बाहर, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ अल्कोहलिक है, कुछ नॉन अल्कोहलिक है। इमेजिन कर लीजिए जो वेजिटेरियन भी है और नॉन अल्कोहलिक भी है, वो बोल रहा है मैं क्यों दे रहा हूँ इतने पैसे बाकी सब चीजों के लिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होनी चाहिए। यस कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है? फैक्टर्स दैट कॉस्ट टू चेंज फॉर एक्टिविटी। ये कॉस्ट ड्राइवर है कि एक्टिविटी से कॉस्टिंग जो बढ़ रही है, यस या घट रही है। फॉर एग्जाम्पल लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से होंगे? मेजर रिसोर्स कंजम्पशन बाय एन एक्टिविटी। एन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से होंगे? ये रिसोर्स कंजम्पशन पे बात कर रहा है, ये एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन और सर्विसेज के बारे में बात हो रही है। ये दो तरीके के टाइप्स अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओके ना कॉस्ट पूल्स क्या है? यहाँ से मैकमिलन में बन रखा है क्वेश्चन, मैं आपके साथ करूंगी भी आज। ओके ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एक्टिविटी, जैसे क्वालिटी चेक के इतने पैसे लगने वाले हैं तो क्वालिटी चेक कॉस्ट पूल में डल जाएगा वो खर्चा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो आइटम, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज कस्टमर हो, फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके अब ABC जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोजेक्ट क्या है, स्पेसिफिक कॉस्टिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करने की पड़ेगी एक्टिविटी, सब डिवाइड करना पड़ेगा प्रोडक्शन या सर्विसेज को मेजरेबल एक्टिविटीज में। कि अगर मान लेते हैं मैं 100 रुपये का मैगी बेच रही हूँ
ठीक है। तो 10 रुपए की लाइट लग रही है, 5 रुपए का एसी का खर्चा हो रहा है, 3 रुपए का सामान आ रहा है, 10 रुपए का लेबर की कॉस्ट लग रही है, पैकिंग के चार्जेस इतने लग रहे हैं। तो बेसिकली आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, सब डिवाइड कर रहे हो। फिर डायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करोगे जो ट्रेसेबल है, एलोकेट करोगे। फिर ओवरहेड्स देखोगे, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूट सपोर्ट सर्विसेज जैसे ये चार मेंटेनेंस। ओके, देन डिटरमाइन करोगे कॉस्ट ड्राइवर्स कि वो रिसोर्स वाले हैं, एक्टिविटी वाले हैं, पीछे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और फिर टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लोगे। क्या रटना है? नहीं। क्या 102 बारी पढ़ना है? बिल्कुल। बस पढ़ना है। ओके, इस एग्जांपल कराती हूँ। जैसे एक कंपनी है, वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल यूज करती है। परचेजिंग, सॉरी, कंपनी असेंबल करती है बेसिकली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स यूजिंग परचेज्ड कंप्लीटली नॉक डाउन पैकेट्स। नॉकिंग होते हैं, प्रोसेस होता है व्हीलर्स व्हीलिंग, जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए। उसमें डेटा क्या है, यहाँ से सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया, वन ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट से पूछा गया, आई थिंक इन 2023। ओके, ना डेटा क्या है यहाँ पे? मटेरियल कॉस्ट पर पैक दे रखा है, लेबर कॉस्ट दे रखा है, एनुअल असेंबली कॉस्ट दे रखी है, लेबर आवर्स बता रखे हैं। तो ये और ये कहीं ना कहीं ज्यादा समझ में आ रहे हैं। व्हीलर 2 व्हीलर बनाने में 40 घंटे लगते हैं, सॉरी, 2 व्हीलर्स बनाने में 20 आवर्स लगते हैं और 3 व्हीलर बनाने में 30 घंटे लगते हैं। ठीक है, क्या करोगे आप? हाउ विल यू कैलकुलेट असेंबली कॉस्ट पर लेबर आवर? 20 लाख 20 लाख, और 2 व्हीलर में 20,000, 20 लाख, 3 व्हीलर में 30,000। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? लेबर आर कितना दिया हुआ है? 20 लाख और 20,000 आवर्स। असेंबली कॉस्ट टोटल बोल रहे हैं हम। ओके, तो पर आवर कॉस्ट पता चल गई आपको, 1 घंटे की कॉस्ट पता चल गई 100। इस 100 को 20 के साथ और 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फॉर इंडिविजुअल 2 and 3 व्हीलर। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50,000 प्लस 80,000 प्लस 2,000 इसके लिए और 3,000 इसके लिए। 3,000 इसके लिए फॉर 2 and 3 व्हीलर। एंड दैट्स योर आंसर। और ये प्रीवियस ईयर में आस्क्ड क्वेश्चन है, इट्स इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस, इजी, वेरी वेल। एप्लीकेशन कैसे करते हैं एबीसी डिसीजन मेकिंग में? प्रोडक्ट का प्राइस है ना, क्योंकि आपको हेल्प करता है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल प्राइसेस तक कैसे पहुंचना है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस डिटरमाइन करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी, एक प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है, कई सर्विसेज कितनी प्रॉफिटेबल है। आउटसोर्सिंग डिसीजन, ये अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, आउटसोर्स करना है कि इन हाउस बनाना है बेसिकली। ओके, एडवांटेजेस क्या है? आपको एक डिटेल्ड इंसाइट मिल पाती है, आप कॉस्ट एलोकेट कर पाते हो एक्यूरेटली, ऐसी रैंडम बेसिस पे या इक्वली नहीं, जैसे जैसे यूज कर रहे हो, जैसे जैसे एक्टिविटीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ओके, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसकी वजह से आप क्या, एक रिलायबल डेटा आता है जिसके बेसिस, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप डिसीजन ले रहे हो। तो बोले तो एक ये रॉबस्ट टूल है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको, मैनेज कर सको अपने खर्चों को, और अपनी एक्टिविटी लेवल कॉस्ट ड्राइवर्स पर फोकस करते हुए अपने मैनेजरल डिसीजंस को बेटर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्राइसिंग पे बेटर कंट्रोल कर पाओगे, कॉस्टिंग पे बेटर कंट्रोल कर पाओगे, और प्रॉफिट को भी ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। मोटे मोटे कंसेप्ट मैंने आपके यहाँ बता दिए हैं। अगर आगे कुछ और आता है तो विल टॉक अबाउट इट, अभी क्वेश्चन सकते हैं। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? एक आइटम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड है, a common cost which is shared over cost centers. Okay, any cost relating to transport, क्योंकि ड्राइवर है इसलिए। एन एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट, नो। आंसर क्या होगा यहाँ पर?
एन एक्टिविटी विच जनरेट्स कॉस्ट। हमने पीछे कॉस्ट ड्राइवर क्या देखा था, क्या था हमने, ये फैक्टर्स दैट कॉज कॉस्ट टू चेंज, जैसे लेबर आर, मशीन आर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है दोस्तों, कॉस्ट ड्राइवर्स आर, कॉस्ट ड्राइवर्स आर एक्टिविटीज जिससे कॉस्ट होती है, जैसे कि हमने बताया लेबर आर, एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, in ABC costing, costs are accumulated by activities using cost drivers, cost objects, cost pools या cost benefit analysis. It is cost pools. Yes, cost pool, cost को pool करते हैं. What is cost pool? ये मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, मैकमिलन ने बताया भी था कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एसोसिएट जो भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, एसोसिएटेड कॉस्ट है, उसे ग्रुप कर रहे हो, जैसे क्वालिटी चेक। यस, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या एक्यूमुलेट करती है कॉस्ट पूल्स को, जैसे हमने क्वालिटी चेक एग्जांपल लिया था, या ऑडिट करने में लेट्स से कितने पैसे लग रहे हैं, लेट्स से इन्वेंट्री ऑडिट कर रहे हो या मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, हमारे बैंकिंग में कॉन्करेंट ऑडिट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। Good quality and lower prices are generally considered as a criteria for decision on important substitute. Okay. If the product is for mass consumption, the price and demand elasticity is normally too high. Okay, competition ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ relevant costing is not fixed or one-time concept, but concept relevant at a given time for a given situation. That's correct. It seems all the statements given here are correct. Correct? Going forward. Steps in ABC analysis include identifying the activities and their respective cost. Okay. Identifying the cost drivers of each activity and computation. Okay. Allocation of overhead cost. Okay. तो हमें सारे ही कहीं ना कहीं दिख रहे हैं ABC में, जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, एक दो बार मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे, मैकमिलन का ही क्वेश्चन है। Which of the following statements are true? Okay. Activity based management involves activity analysis and performance measurement. Okay. Activity-based cost serves as a major source of information in activity-based management. Yeah. So both the statements are true. Correct? Now, in decision making, one of the other ways is to classify the cost according to whether they are relevant or not to a particular decision. Okay. This cost is called dash. Relevant cost ही बोलते हैं इसको. And is valid and applicable for not only while planning investment but also while running a business on the premises that decision making is constant process और एक integral part है। relevant cost ही है भाई, एक डिसीजन ले रहे हैं, कोई चीज रेलेवेंट है या इरेलेवेंट। ऐसे हम लोग पेट्रोल कार और डीजल कार डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, है ना। इरेलेवेंट जैसे चाहे पेट्रोल ले लो चाहे डीजल ले लो, आपको रोड टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा, है ना। When you conceive a project, आपको बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, यू हैव एन ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल, ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जैसे अपनी जॉब छोड़ रहे हो, और वाज इन माइंड व्हिच कुड हैव given you X return opportunity. Yeah. So when you use the resource for another project, किसी और जगह यूज कर रहे हो अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, you will lose an opportunity and the potential income, and this is known as opportunity cost. And actually this is not a sunk cost. sunk cost क्या होती है, जो आप करो या ना करो ये तो खर्चा हो चुका है, आप मशीन तो खरीद चुके हो, अब आप कुछ करो या ना करो, that's not an opportunity cost. तो जैसे बोथ पढ़ते हो, swayed away नहीं हो जाना है। ओके ओके, चलिए। ABC companies in the business of producing auto parts, okay, some of which requires very precise piece of machinery. Purchasing per unit is 5 rupees. However, the identical component can be manufactured by a company itself. The company needs total 50,000 individual units of spare parts each year. The following cost, मतलब इन हाउस बनाती है तो कितना खर्चा होगा, बाहर से ले रहे हैं तो 5 रुपए लग रहे हैं, अगर खुद बनाती है तो 2 रुपए डायरेक्ट, 4 रुपए मटीरियल, 1 रुपए ओवरहेड, स्पेशल टूल के 40,000 रुपए लगने वाले हैं। बताओ मैन्युफैक्चर करेगी, कंटिन्यू करेगा आउटसोर्स करना। ओके, तो क्या करोगे, 2 रुपए
बता रखे हैं आपको मटेरियल के, 4 रुपए बता रखे हैं आपको लेबर के, ये जगह 2 लाख सॉरी। ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है 1 रुपए के हिसाब से 50,000, स्पेशल टूल रखे 40,000, तो ये बन जाएगा 3,90,000। एक बार कैलकुलेट करेंगे इस 1 + 2 + 0.9 या 3.9, ठीक है। अगर वो बाजार से ले लेते हैं, तो 5 रुपए इंटू हाउ मेनी यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स, लगता है 2,50,000 रुपए। अगर हम आउटसोर्स करते हैं, खुद बनाते हैं तो लगते हैं 3,90,000 रुपए। ऑफ कोर्स भैया हम तो आउटसोर्स करेंगे, हम तो आउटसोर्स करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 4 दे रखा है और सोल्यूशन जो है वो 2 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, इसलिए मैंने चेंजेस कर दिए। ओके, एंड विद दिस वी आर डन। यूनिट 12 इज आल्सो डन। मॉड्यूल बी हुआ फिनिश। यस, ऐसे ही मिलते हैं आपके साथ मॉड्यूल सी को तैयार करने के लिए भी जल्द ही। तो 50% ऑफ आवर सिलेबस इज डन है। मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी खत्म। ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई सेशन आप कंटेंट कंज्यूम कर पाए। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी इन केस so required. Okay, and that's it from my side. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CMA Dishadua signing off for today. Bye bye.